नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर बीना राय, प्रिंसिपल अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज के दक्षिण एशिया की राजनीति में या परिचय में हम दक्षिण एशिया के कुछ देशों की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक व्यवस्थाओं को देखेंगे। अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो राजनीतिक व्यवस्था में प्रणाली सिद्धांत को लेके चला जाए, तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि किसी भी समाज में या जब समाज को परिभाषित करते हैं, जिसके माध्यम से बाध्यकारी और आधारकारिक आवंटन किए जाते हैं, उन्हें राजनीतिक प्रणाली के रूप में समझा जाता है। यानी समाज की तरफ से इनपुट आएगा, राजनीतिक व्यवस्था उस पर अपने कुछ कानून बनाएगी, विधि निर्माण करेगी एंड देन आउटपुट होगा। क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र में सामाजिक संसाधनों की कमी है जिसकी पूर्ति करने का कार्य राजनीतिक व्यवस्था करती है। गैब्रियल आमंड और जेम्स कोलमैन का मानना है कि राजनीतिक प्रणाली के 3 मुख्य कार्य होते हैं। मानदंड निर्धारित करके समाज के एकीकरण को बनाए रखना, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रणालियों के तत्वों को अपनाना और परिवर्तित करना, बाहरी खतरों से राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना। एक देश जिस प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं अपनाता है, उसका सीधा प्रभाव उसकी गतिविधियों, स्थिरता, विकास, वातावरण के साथ अंतःक्रिया पे पड़ता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त मांगों और समर्थन के आधार पर बाध्यकारी निर्णय लेने की स्थिति में होना चाहिए और ऐसे निर्णयों को लागू करने की भी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही प्रणाली अपने निर्णयों पर समाज से जो उसको फीडबैक मिलता है या समाज से जो उसको जानकारी मिलती है, उसके प्रति भी पर्याप्त संवेदनशील होना चाहिए। यानी अर्थात जो वो निर्णय ले रही है, जो वो कार्य कर रही है, वो समाज के लिए स्वीकार्य है या नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। इन्हीं प्रक्रियाओं या इन्हीं वैचारिक पृष्ठभूमि में आज साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम श्रीलंका और मालदीव की संरचनात्मक प्रक्रियाओं को देखते हैं या देखेंगे। विकासशील राष्ट्र विश्वसनीय और कार्यात्मक राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को निर्मित करने और उनको बनाए रखने में लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका की बात करें तो एक समय में सिलोन कहे जाने वाले श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है जिसमें भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक तरह से इसको एशिया का महाद्वीपीय कॉकपिट भी कहा जाता है क्योंकि इसके प्रवेश बिंदु, मिलन के मध्य बिंदु एक बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाजार और भूस्खलन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। श्रीलंका की राजनीतिक संरचना एक तरह से 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली और वर्तमान राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाएं जो चल रही हैं श्रीलंका में, वो तीसरे संविधान द्वारा निर्देशित है, जो 1978 में 1978 में अधिनियमित किया गया था। उसके पहले 1947 एंड 1972 के संविधान थे और अब तक श्रीलंका के संविधान को 20 टाइम्स या 20 बार संशोधित किया जा चुका है। अर्थात श्रीलंका का एक लंबा संवैधानिक इतिहास है जिसकी शुरुआत 1833 कोलब्रुक आयोग, 910 के क्रू मैकमिलन संवैधानिक सुधार और 1920 के मैनिंग सुधार, 1924 के मैनिंग डोवेंशियो सुधार और 1931 के डोनोमो संविधान और 1947 के सोलबरी संवैधानिक सुधारों से हुई है। 1978 का संविधान जो इस समय श्रीलंका में चल रहा है, उसमें श्रीलंका को 5वें गणतंत्र यानी फ्रांस के तर्ज पर राष्ट्रपति और संसदीय रूप व्यवस्था का एक मिश्रण या मिश्रित प्रणाली के रूप में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। भारत के विपरीत श्रीलंका की राजनीतिक प्रकृति में एकात्मक है, भारत में संघात्मक है। वहां एकात्मक प्रकृति है जो 9 प्रांत और 25 या 25 प्रशासनिक जिलों में विभाजित है। श्रीलंका में धर्म में बौद्ध धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और सिंहल और तमिल को आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। वहां अंग्रेजी एक लिंक भाषा के रूप में प्रचलित है। ऑब्वियस सी बात है कि जब गणतंत्र के रूप में स्थापित है और राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली का मिश्रण है, तो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख और श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ दोनों होते हैं। 5 साल की अवधि के लिए
लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन है। राष्ट्रपति के पास विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, राजनयिक, सैन्य और औपचारिक शक्तियां भी हैं। अगर 20वें संशोधन जो अक्टूबर 2020 में हुआ, उसको ध्यान में रखें, तो राष्ट्रपति का पद और भी मजबूत हुआ है। यानी किसी भी समय उपस्थित होने, उसे संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल गया है। और वह मतदान के अधिकार के सिवा संसद सदस्यों को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों और शक्तियों का हकदार है या उसको मिलता है। राष्ट्रपति सदन बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, भंग कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर जनमत संग्रह का भी आह्वान कर सकता है। अर्थात कार्यपालिका के प्रमुख और मंत्रियों के मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में वह प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों को संसद में नियुक्त करता है। सभी कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है और समय समय पर मंत्रालयों के विभाग को सौंपने या बदलने की शक्ति भी उसके पास होती है। लेकिन मंत्रिमंडल के मंत्रियों और संसद के विघटन के बावजूद राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं, जो संसदीय व्यवस्था के विपरीत है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र और हटने के बाद पूरी कैबिनेट भंग हो जाती है, यहाँ पर नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग जब तक नहीं लगाया जाता, नहीं हट सकता है। और उसके लिए आधार जो चाहिए, संविधान का जानबूझकर उल्लंघन किया हो, राजद्रोह हो, रिश्वत हो, कदाचार या भ्रष्टाचार हो, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो किसी कानून के अंतर्गत, नैतिक अधमता है, ये सारी चीजें अगर हैं या इस तरह का कोई भी कृत्य राष्ट्रपति के रूप में पाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। श्रीलंका में राष्ट्रपति सभी राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों को प्रतिनिधित्व देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राजदूत, उच्चायुक्त, दूत राजनीतिक एजेंट से मिलते हैं, उन्हें मान्यता देते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में न्यायपालिका द्वारा लगाए गए दंड को पूर्णतः या आंशिक क्षमा करने, राहत देने, कम करने या हटाने की भी शक्ति सम्मिलित है, जैसा कि भारत में भी इसी प्रकार से राष्ट्रपति को अधिकार है। 5 प्रमुख स्वतंत्र आयोगों की नियुक्ति संसदीय परिषद की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति करता है। ये 5 आयोग हैं: चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, वित्त आयोग। और आयोगों के अध्यक्षों के खिलाफ रिश्वत एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु आयोग। श्रीलंका में चूंकि राष्ट्रपति प्रमुख है, तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री को कार्यकारी पदानुक्रम या कार्यकारी पद में नंबर 2 माना जाता है, यानी द्वितीय स्थान पे है। लेकिन उनके पास संसद का बहुमत होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा आवंटित एक विभाग के अलावा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अधिकार भी तब मिल जाते हैं जब राष्ट्रपति बीमारी या देश से बाहर रहने के कारण अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है। लेकिन संविधान में जब 20वां संशोधन पारित हुआ, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई और जिसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अब एक तरह से औपचारिक मात्र रह गई है। श्रीलंका की विधायक शक्ति लोगों के पास है, लेकिन एक सदनीय संसद द्वारा प्रयोग की जाती है, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पर आधारित है। 225 सदस्य निकाय है, यानी संसद की सदस्य संख्या 225 है, जिसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 196 सदस्य चुने जाते हैं और राष्ट्रीय सूची से 29 सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल होता है। स्पीकर होता है संसद का कार्य संचालन करने के लिए। उसके अतिरिक्त डिप्टी स्पीकर भी होता है। और श्रीलंकाई लोगों की या श्रीलंकाई जनता की विधायी शक्ति संसद में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा प्रयोग में की जाती है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि श्रीलंका में जनमत संग्रह का भी अनूठा प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके प्रयोग कर सकते हैं। संसद को उसके चुनाव के 2.5 साल बाद ही भंग किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। अर्थात पहले 4.5 साल के प्रावधान के विपरीत है। पहले 4.5 साल पर होता था, अब 2.5 साल पे हो गया। अपने सदस्य सांसदों का चुनाव करने के लिए श्रीलंका में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। पूरे देश को 22 निर्वाचन जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को जनसंख्या के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा सीटें आवंटित की गई हैं। जनता वहां की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से करती है। सर्वोच्च पे न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय है। इसके अतिरिक्त उसी क्रम में अपीलीय न्यायालय, प्रांतीय उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख या रिकॉर्ड का सर्वोच्च और अंतिम श्रेष्ठ न्यायालय माना जाता है। अगर हम इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें तो बिल्कुल भारत की तरह ही व्यवस्था चल रही है। संविधान के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त है और उसके सभी फैसलों को नीचे की अदालतों पर वरीयता दी जाती है। यानी और संवैधानिक समीक्षा का अधिकार एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के पास है। श्रीलंका की दो स्तरीय अपीलीय संरचना में अपील की अदालत अपीलीय क्षेत्राधिकार के सन्निहित होती है, जो अन्य निचली अदालतों से पहली अदालत के रूप में कार्य करती है। द्वितीय अपील की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय सम्मिलित हैं। न्यायिक सेवा आयोग, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीश सम्मिलित हैं, निचली अदालतों के न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधिकारियों की भर्ती, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, इन सब के लिए वो जिम्मे अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका के सरकार की बात करें तो दो और भी स्तर हैं राष्ट्रीय स्तर के अलावा। मध्य स्तर पर प्रांतीय परिषदें, जिनको पूरे देश में 9 भागों में बांटा गया है। दूसरे स्तर पर स्थानीय स्तर पर 18 नगर पालिका परिषद, जिसमें 42 शहरी परिषद और 270 प्रदेशीय सभाएं हैं। प्रांतों की शक्तियों का हस्तांतरण संविधान की 9वीं अनुसूची में 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहली सूची प्रांतीय परिषदों की सूची, जो प्रांत से संबंधित है, जिसमें 37 सब्जेक्ट शामिल है, जिन पर प्रांतीय परिषदें कानून बना सकती है। दूसरी सूची आरक्षित, जो केवल केंद्र की शक्तियां शामिल हैं, और तीसरी समवर्ती, जिसमें 36 विषय हैं, 36 सब्जेक्ट्स हैं, जिन पर दोनों यानी केंद्र और प्रांत दोनों कानून निर्मित कर सकते हैं। अगर श्रीलंका की राजनीतिक प्रणाली के विषय में बात किया जाए तो वयस्क मताधिकार 1931 में शुरुआत से लगाया गया है। और अच्छी बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली लंका समाज पार्टी और सिलोन कम्युनिस्ट पार्टी जैसी कम्युनिस्ट पार्टीज भी थीं। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक दल की बात करें तो श्रीलंका में एक बहुदलीय प्रणाली है। हालांकि दो दल जो हैं, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व में रहे हैं और प्रत्येक जातीय अल्पसंख्यक समूह के पास अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक दल भी हैं। जबकि श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस और ऑल सिलोन मक्कल कांग्रेस मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिलोन वर्कर कांग्रेस, डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट, नेशनल यूनियन ऑफ कांग्रेस, यूनियन ऑफ वर्कर्स तमिलों का ध्यान रखती है। जनता विमुक्ति पेरोनमा, जथिका हेलु उरुमाया, पिवुति हेलु उरुमाया और नेशनल फ्रंट फ्रीडम फ्रंट को सिंगली राष्ट्रवादी दल माना जाता है। तमिल समुदाय में इलंकई तमिल अरासू, कांची, इलम पीपुल्स रेवोल्यूशनरी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर तमिल इलम, तमिल इलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और तमिल नेशनल पीपुल्स फ्रंट जैसी पार्टीज भी हैं। अगर कुल मिला के श्रीलंका के राजनीतिक दलों की बात करें तो लगभग 50 राजनीतिक दल हैं, जो विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात करें कि श्रीलंका में किस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है, तो एक समय तीसरी दुनिया के लोकतंत्र के मॉडल के रूप में माने जाने के बावजूद भी श्रीलंका का की जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो काफी टेढ़ी-मेढ़ी रही है, काफी घुमावदार रही है। एक तरह से श्रीलंका उन गिने-चुने देशों में था जिसने अपनी स्वतंत्रता से बहुत पहले ही संसदीय शासन प्रणाली और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर इसका अभ्यस्त हो गया था। साथ ही श्रीलंका की राजनीति का सामना बहुसंख्यक जातीय संघर्ष, युवा कट्टरपंथ और कुलीन वर्चस्व से भी है। बहुजातीय समुदाय बहुसंख्यकवादी श्रीलंकाई राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख चरित्र रहा है। सिंगली प्रभुत्व वाले राज्य ने आरंभ से ही ऐसी नीतियां अपनाई जो अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर देती थी और इसकी शुरुआत 1948 के नागरिकता अधिनियम के रूप में बागान तमिलों के साथ हुई। फिर 1956 में सिंगली अधिनियम और 72 में मानकीकरण अधिनियम ने श्रीलंका में तमिलों को फिर से निशाना बनाया। बौद्ध धर्म की बात है तो निश्चित है कि वहां पे बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त है और फूट डालो राज करो की नीति का अनुकरण करते हुए विभिन्न जाति और समुदायों पर इसका प्रयोग किया जाता है ताकि कभी भी अल्पसंख्यक समुदाय एक मंच पर एकजुट ना हो सके। श्रीलंका में इसी कारण से कट्टरवाद का भी उदय हुआ और श्रीलंका की सरकारों द्वारा जब युवाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का समाधान करने में असमर्थता दिखाई तो देश में 3
विद्रोहकारी आंदोलन हुए, सिंघली, तमिल और इस्लामिक। और ये संगठित तरीके से इतने हिंसक हो गए कि श्रीलंका के राजनीतिक ढांचे ने उन्हें सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्याओं के रूप में देखा। हालांकि कट्टरपंथी आंदोलन में एक बुनियादी अंतर यह है कि तमिल कट्टरपंथी आंदोलन जातीय राष्ट्रवादी थे और अन्य दो वैचारिक थे। सबसे पहले सिंघली उग्रवाद की बात करें तो जनता विमुक्ति पेरोनुमा के द्वारा प्रतिनिधित्व वाला यह उग्रवाद 1960 के दशक में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। नरमपंथी राजनीतिक समूहों की मुख्यतः सिंघली युवाओं के हितों को संबोधित करने में विफलता ने इस तरह के कट्टरपंथी समूहों को जन्म दिया। जेवीपी ने मार्क्स, ट्रॉटस्कीवाद, वेरा, इन सब के वामपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो किया, लेकिन साथ में लोक लुभावन, कल्याणकारी और वैश्वीकरण विरोध की भी वकालत की। फलतः जेपीपी सिंघली राष्ट्रवाद से अपील की गई कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहिष्कार की भावना प्रदर्शित की। इस समूह के अधिकांश सक्रिय सदस्य ग्रामीण सिंघली शिक्षित बेरोजगार थे और एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका का जो गरीब और मध्यम वर्ग था उसका हर चौथा व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था। फलतः जेवीपी का मानना था कि नव औपनिवेशिक तानाशाही के संभावित खतरे का सामना करने के लिए हमें हथियारों से लैस होना चाहिए। इस संगठन को नौकरशाही केंद्रीयवाद के रूप में चिन्हित किया गया और कैडर को प्रेरित करने के लिए मुख्यतः उन प्रसिद्ध 5 व्याख्यान का उपयोग किया गया जिसमें शामिल था पूंजीवाद, आर्थिक संकट, भारतीय विस्तारवाद, स्वतंत्रता, वाम आंदोलन और श्रीलंका की क्रांति का पथ। 2 सशस्त्र विद्रोह जेबीबी ने किए। पहला उन्होंने 1971 ब्लिट्जक्रिग रणनीति का पालन किया, तेज, छोटा और भयंकर, जिसका अर्थ है अर्थात इसका काम करने का तरीका था कि सभी पुलिस स्टेशन पे कब्जा करके भ्रम पैदा करें एंड देन सत्ता प्राप्त करें। दूसरा था राज्य की विशिष्ट खुफिया सूचनाओं की सहायता से आपातकाल लगाकर शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके निवारक उपाय कर लिए जाएं। तीसरा उनका था हमला करने से पहले जेपीपी अपने पर्याप्त जन आधार बनाने में असफल रही। फलतः चौथी बार जब भारत से बाह्य सैन्य सहायता और तत्कालीन सीमाओं सरकार को आसानी से उपलब्ध थी, जिससे श्रीलंका की राजधानी के शहर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को विद्रोहियों के हाथ में पड़ने से बचाने के लिए रक्षा की गई। जेबीपी ने अपने एजेंडे में धीरे धीरे प्रांतीय परिषद चुनाव के खिलाफ रैली करने की ओर अपने को स्थानांतरित किया और जिसे जेबीपी ने देश के लिए विभाजनकारी बताया। जेवीपी राजनीतिक समूह जो था राजनीतिक नेताओं और सदस्यों के खिलाफ हो गया और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपराधिक तत्वों के साथ गठबंधन करने में भी संकोच नहीं किया। इन सब से आगे निकलकर जेबीपी ने सुरक्षा बलों को भी डटकर मुकाबला करने का फैसला किया और 89 में इसने सभी सुरक्षा बलों के कर्मियों को अपने पद छोड़ने या अपने परिवार के सदस्यों को मार दिए जाने की अंतिम चेतावनी दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुरक्षा बलों ने एक कट्टरपंथी समूह के रूप में जेबीपी को समाप्त करने का निर्णय लिया। बाद में जेपीपी अपने को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर लेता है। यानी श्रीलंका का जो सिंघली उग्रवाद था, जिसका प्रतिनिधित्व जेपीपी कर रहा था, वो हर प्रकार की व्यवस्था को अपनाते हुए, हर प्रकार के विद्रोह और हिंसात्मक साधनों को अपनाते हुए अंत में एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट तमिल आतंकवाद की बात करें तो तमिल समुदाय की जो वास्तविक शिकायतें थी उनको दूर करने में श्रीलंका हमेशा असंवेदनशील रहा। परिणाम ये हुआ कि जितने भी श्रीलंकाई तमिल युवा थे उन्होंने अपने को हथियारों का सहारा ले लिया और श्रीलंका के जातीय हिंसक संघर्ष में शामिल होकर हिंसक संघर्ष बना दिया। जितने भी श्रीलंकाई तमिल युवा थे उन्होंने खुद को संगठित किया और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमला करने, सरकार समर्थक कर्मियों की हत्या करने, बैंक डकैती एवं पूर्वोत्तर के सुरक्षा बल के कर्मियों पर घात लगाकर हमला करने जैसी गतिविधियों में शामिल होने लगे। 1980 के दशक में तमिल विद्रोह अपने चरम पर था और तब 5 प्रमुख और लगभग 30 विभिन्न उग्रवादी समूह थे, जिनमें से प्रमुख था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलिलम एलटीटी लिट्टे, जिसका नाम सभी जानते हैं। 1983 के जातीय दंगों के बाद इनका लोगों की सहानुभूति इनके प्रति उठी और 83 में के बाद श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर पलायन करने के कारण भारत भी इनकी घटनाओं से अपने को अछूता नहीं रख सका।
नई दिल्ली ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और क्षेत्रों में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष का समाधान करने हेतु सकारात्मक कार्यों के योगदान की पेशकश पेशकश की। इसी बीच तमिल उग्रवादियों ने श्रीलंकाई सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे ईलम युद्धों के रूप में जाना जाता है। विभिन्न शांति पहलों की विफलता के कारण भारत ने अंततः जुलाई 87 में श्रीलंका से एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य था श्रीलंकाई द्वीप में शांति और सामान्य स्थिति स्थापित करना। समझौते के तहत भारत ने अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजा, जो वहां हो रहे संघर्ष में उलझ गए। आश्चर्यजनक मोड़ आते हुए एक तरह से श्रीलंकाई राज्य भारत के खिलाफ हो गया, और जो आईकेपीकेएफ यानी कि भारत जो अपने सैनिकों को भेजा था उनकी मदद करने के लिए, श्रीलंकाई राजनीतिक व्यवस्था या सरकार गुप्त रूप से लिट्टे की मदद इनके खिलाफ करने लगे। 1990 में इनकी वापसी हो गई और उसके कुछ समय बाद 1990 में लिट्टे और श्रीलंकाई सुरक्षा बलों के बीच युद्ध द्वितीय छिड़ गया, यानी फर्स्ट इलम युद्ध के बाद सेकेंड इलम युद्ध आ गया, और जो श्रीलंका सरकार लिट्टे को मदद कर रही थी, अब उन्हीं से उनका युद्ध शुरू हो गया। लिट्टे का सफाया करके शांति प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प में श्रीलंका सरकार ने नागरिक क्षेत्रों पर भी हवाई बमबारी और जाफना प्रायद्वीप की आर्थिक नाकेबंदी शुरू की। 94 में इलम युद्ध द्वितीय एक गतिरोध पर समाप्त हुआ, और 94 में ही चंद्रिका कुमार तुंगे के नेतृत्व में नई श्रीलंकाई सरकार ने एक व्यापक हस्तांतरण पैकेज के आधार पर लिट्टे के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि ये बातचीत लिट्टे की जिद के कारण टूट गई, और फिर थर्ड इलम युद्ध शुरू हुआ। 95 से 96 में लगातार सुरक्षा बलों द्वारा जीत हासिल की गई, और चंद्रिका कुमार को धीरे धीरे शांति के लिए युद्ध कार्यक्रम की सत्यता पर यकीन होने लगा। लेकिन इसी बीच इसमें लिट्टे से जाफना को अपनी तरफ मिलाना भी शामिल था। 6 दौर की वार्ता हुई, युद्ध विराम के रूप में समझौते किए गए। 6 दौर की वार्ता हुई, जिसमें कुछ समय के लिए शांति तो बनी रही, लेकिन समय के साथ विरोधी पक्ष अपनी फिर पुरानी आदत के कारण अपनी जबरदस्ती और संदेह पे उतर आए और सीएफएफ को गुमनामी में डाल दिया। लिट्टे के आत्मघाती और हवाई हमलों ने अगस्त 2006 में दोनों विरोधियों के बीच खुला संघर्ष आरंभ कर दिया। महिंद्रा राजपक्षे के अंतर्गत श्रीलंका ने जनवरी 2008 में एकतरफा सीएएफए को निरस्त किया और लिट्टे को समाप्त करने की अब कसम खा ली। औपचारिक रूप से फोर्थ इलम युद्ध शुरू हुआ, और जो 2009 तक चला, और इसी बीच सुरक्षा बलों ने टाइगर्स की प्रशासनिक राजधानी किलो निच्ची पर कब्जा कर लिया और उसका सफाया कर दिया। फलतः 3 दशक पुराने गृहयुद्ध में लिट्टे का सफाया हुआ और सरकार ने अपनी जीत की घोषणा की। अगर हम 2021 का अवलोकन करें तो ऐसा लगता है कि लिट्टे के पुनः संगठित होने की संभावना असंभव है। हालांकि टाइगर्स के अवशेष हैं, लेकिन श्रीलंकाई तमिल प्रवासी इलम के सपने को जीवित भी रखना चाहते हैं, परंतु कुल मिला के सिंघल प्रभुत्व वाली श्रीलंकाई सरकार टालमटोल कर रही है। अब तीसरा जो उग्रवाद आता है वो इस्लामिक उग्रवाद है, जो 2019 में श्रीलंका में आतंकी हमलों, जिसे ईस्टर हमले के रूप में भी जाना जाता है, उस समय प्रकट हुआ है। शुरुआत में धीमा था, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंकाई द्वीप में कट्टरता के लिए अनुकूल माहौल बनने लगा, और 2009 के इलम युद्ध फोर्थ की समाप्ति के बाद सिंगली अति राष्ट्रवाद का उदय, जो एक ब्रेकिंग पॉइंट के रूप में कार्य किया। अंतर्निहित संदर्भ बहुसंख्यक के सिंघली समुदाय का अल्पसंख्यक मनोग्रंथी है। इस आधार पर जितने भी अन्य तमिल थे, वो अपने को मुसलमानों में स्थानांतरित हो गए। श्रीलंकाई तमिलों में मुख्य रूप की तुलना में सिंघलियों के अंतर्गत सुरक्षा की भावना तब बढ़ी जब भारत अर्थात तमिलनाडु में तमिल इकट्ठे हुए थे। इसी बीच असुरक्षा की भावना कुछ सिंघली कट्टरपंथियों के द्वारा श्रीलंकाई मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के, विशेषकर द्वीप के पूर्वी भाग में आर्थिक वर्चस्व की सामान्य आशंका का ध्यान रखते हुए भड़क गई। प्रजनन जिहाद जैसी अफवाहें फैलाई गई। परिणाम ये हुआ कि सिंघल मुस्लिम संघर्ष के रूप में एक नया संघर्ष सामने आया, और दोनों समुदायों की तरफ से हिंसा और प्रतिहिंसा का एक चक्र शुरू हो गया। कुल मिलाकर जब आगे चल के अंतरजातीय तनावों को फैलाया गया, तो उसमें बूट बालासेन बीबीएस और सिंघल रावया और महा सोहोन बालकाया और रावना बलाया, जिन्होंने सफलतापूर्वक बौद्ध भिक्षुओं और सिंघली युवाओं से अपील की, जिनका मूल औचित्य था
कि श्रीलंका एक बौद्ध राष्ट्र है जिसे सभी खतरों से संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए हिंसा का सहारा क्यों न लेना पड़े। बीबीएसएन प्रमुख गैला गोंडा अथि ज्ञानसारा जैसे भिक्षुओं ने स्वयं को श्रीलंका के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी एवं 2500 वर्षों के लिए बौद्ध संरक्षक के रूप में अपना दावा पेश किया। ऐसे समूहों के उदय के साथ मुस्लिम विरोधी हमलों का भी उदय देखा जा सकता है। कुछ सिंगल बौद्ध समूह के म्यांमार के मुस्लिम विरोधी समूह 969 के साथ संबंध है, जो वास्तव में बौद्ध धर्म की रक्षा के अभियान को चलाए रखने के लिए म्यांमार बौद्ध भिक्षु आशिन विराथू से आग्रह किया गया, जिन्होंने अपने को रोहिंग्या विरोधी रुख के लिए जिन्हें उन्हें अपने रोहिंग्या विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर श्रीलंका की राजनीतिक प्रक्रिया संविधान और संशोधनों तथा उदारवादी उग्रवादी रूपों में प्रतिरोध से घिरी हुई है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के अभिशापों के रूप में लोक लुभावन का उदय श्रीलंका के लिए एक अभिशाप ही है। कार्यकारिणी अध्यक्ष को बेलगाम शक्तियां या असीमित शक्तियां दी जा रही हैं। शक्ति पृथक्करण की समस्या लगातार श्रीलंका में बनी हुई है। प्रधानमंत्री को एक चपरासी और संसद का एक नगण्य स्तर घटाकर खड़ा कर दिया गया है। न्यायपालिका स्वयं को संविधान का संरक्षक घोषित करने की स्थिति में नहीं है। वॉच टावर के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न स्वतंत्र आयोग असहाय हैं, क्योंकि इन सब में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया गया है। यद्यपि श्रीलंका अपने जीवंत नागरिक समाज के लिए जाना जाता है, लेकिन एकजुट नहीं है। फलतः इस जातीय समुदायों में के बीच में संघर्ष चलते रहते हैं, और जो एक स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की आलोचना करने वाले राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही और विश्वासघाती का ठप्पा लगा दिया जाता है। यद्यपि इनको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहयोग नहीं प्राप्त होता, लेकिन श्रीलंका के राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये एक विघटनात्मक संकेत हैं, जो आगे चल के श्रीलंका को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में श्रीलंका को अपने राजनीतिक व्यवस्था में फिर एक बार परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दक्षिण एशियाई देशों में नेक्स्ट आता है मालदीव। मालदीव इस समय सबसे तेजी से विकसित होने वाला राष्ट्र माना जा रहा है और आर्थिक रूप से काफी शक्तिशाली माना जा रहा है साउथ एशिया कंट्री में। यद्यपि सभी दक्षिण एशियाई देशों में सबसे छोटा है, 65 को ब्रिटेन से 1965 में 26 जुलाई को ब्रिटेन से इसकी स्वतंत्रता मिली। 1192 प्रवाल द्वीपों के साथ 26 प्रवाली क्षेत्र विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अगर वास्तविक भूमि क्षेत्रफल एक तरह से सिर्फ 300 वर्ग किलोमीटर है और आबादी लगभग 5.5 लाख है। एक तरह से रणनीतिक रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। एकात्मक राज्य है जिसने 2008 में अपने को संविधान के माध्यम से एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। वहां भी सरकार का स्वरूप राष्ट्रपति प्रणाली की है। 1932 से संवैधानिक इतिहास जो शुरू हुआ, फिर 1953, 1968, 1998 और अंत में 2008 तक रहा। यहाँ की राष्ट्रभाषा धिवेही और राज्य का धर्म इस्लाम है। अगर वर्तमान राजनीतिक संरचना की बात करें, जो 2008 के संविधान के तहत निर्धारित है, जिसे 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा प्रकाशित सुधार एजेंडा के रोड मैप के में तैयार किया गया था, और इसमें सुधार की 8 व्यापक श्रेणियां थी। शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना, मानव अधिकारों को संरक्षण देना, बढ़ावा देना, करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना, चुनाव प्रणाली का आधुनिकीकरण, छठे में मीडिया की भूमिका को बढ़ाना, प्रमुख संस्थानों और नागरिक समाज को मजबूत करना। कार्यकारी शक्ति 5 साल की अवधि के लिए पूर्ण बहुमत वाले लोकप्रिय वोट द्वारा सीधे चुने गए राष्ट्रपति के पास होती है। यानी वहां भी राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। किसी भी उम्मीदवार को अगर 50% के ऊपर बहुमत नहीं मिल रहा है, तो रन ऑफ चुनाव का प्रावधान है। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम राष्ट्रपति जो चुना जाएगा, अधिकतम कम से कम 50% लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा है। राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख है। मालदीव अपने राष्ट्रीय रक्षा बल के सेनाध्यक्ष यानी कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति को राज्य से संबंधित शांति की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। देश की विदेश नीति को निर्धारित करने, संचालन करने, उनका देखरेख करने, विदेशी राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सामान्य संधि करने, इन सब के रूप में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
फिर वही कि भारत और श्रीलंका की तरह की सज़ा में कमी कर सकता है, क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में संसद द्वारा अनुमोदन के तहत मंत्रिमंडल का गठन करता है और सभी सरकारी विभागों के कुशल और सामंजस्यपूर्ण आचरण के लिए जिम्मेदार होता है। अमेरिका की तर्ज पर मालदीव का संविधान राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी करता है। यद्यपि उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जिसकी नियुक्ति के लिए संसद की पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं राष्ट्रपति के विवेक पर उसे हटाया भी नहीं जा सकता। कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति और संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। मालदीव में सभी विधायी शक्ति संसद में निहित है, जिसे पीपल्स मजलिस के रूप में जाना जाता है। एक सदन है, जिसमें 87 सदस्य एक सीट वाले निर्वाचन क्षेत्रों में साधारण बहुमत से सीधे 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। संसद की सदस्यता जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए गतिशील है। पीपल्स मजलिस के पास संविधान से अलग कानून को निर्मित, संशोधित और परिवर्तित करने का भी अधिकार है। द्वितीय वित्तीय शक्ति के रूप में मजलिस के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अमेरिकी सीनेट की तर्ज पर मालदीव की संसद के पास पुष्टि करने की व्यापक शक्तियां हैं और सैन्य बल के उपयोग के लिए राष्ट्रपति के प्राधिकरण को मंजूरी देनी होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। महालेखा परीक्षक, अभियोजक जनरल एवं चुनाव आयोग, सिविल सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग जैसे स्वतंत्र आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति मजलिस के अनुमोदन के बाद ही की जा सकती है। राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करता है, तो ऐसी स्थिति में मजलिस की मंजूरी जरूरी है। संसदीय कार्यवाही की अध्यक्षता सभापति या उसके अनुपस्थिति में उपसभापति के द्वारा की जाती है। सभापति के पास भी कुछ विशेष शक्तियां होती है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। उनकी अनुपस्थिति में जानकारी लेने की शक्ति न्यायिक सेवा आयोग के का एक प्रमुख सदस्य होता है, उसके पास होती है। न्यायिक शक्ति उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। निचले स्तर पर उसके बाद उच्च न्यायालय और निचली अदालतें हैं। प्रत्येक बसे हुए द्वीप में निचली अदालतों में मजिस्ट्रेट की अदालत और 4 प्रकार की श्रेष्ठ अदालतें सम्मिलित होती हैं, जो कार्यात्मक रूप से विशिष्ट हैं: सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, किशोर न्यायालय। उच्चतर न्यायालय केवल मालदीव की राजधानी माले में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को जेएससी के से परामर्श करना पड़ता है और पीपल्स मजलिस से पुष्टि प्राप्त करनी होती है। अगर विकेंद्रित प्रशासन के अंतर्गत संविधान में के अनुच्छेद 230 में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्र अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की शक्ति जेसीसी के पास है। विकेंद्रीकरण अधिनियम 2010 में जब अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य द्वीपीय समुदाय लोकतांत्रिक और जवाबदेही तरीके से अपने निर्णय लें, जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके, शांति और समृद्धि के अनुकूल माहौल बनाया जा सके। देश को प्रत्येक स्तर पर संबंधित परिषदों, द्वीप परिषद, प्रवाल परिषद और नगर परिषद द्वारा प्रशासित किए जाने के लिए 189 द्वीपों, 18 प्रवाल द्वीपों और 4 शहरों में विभाजित किया गया। इन परिषदों को स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं आदि का ध्यान रखना अनिवार्य है। विकेंद्रित निकायों, उनके बजट और अधिकार क्षेत्र के बीच प्रभावी समन्वय के लिए एक स्थानीय सरकार प्राधिकरण एलजीए की स्थापना की गई। इन परिषदों के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। मालदीव में सुन्नी इस्लाम के प्रावधान देश के सभी कानूनों का आधार है। यानी मालदीव में इस्लामी कानून और अंग्रेजी आम कानून का संयोजन है। यद्यपि अंग्रेजी कानून साधारणतः व्यावसायिक मामलों पर लागू होता है और सभी कानूनों को इस्लाम के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। संवैधानिक रूप से मालदीव के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दलों की गतिविधियों को स्थापित करने, उसमें भाग लेने का अधिकार है। वर्तमान समय में बहुत से राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख दल हैं मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो देश की पहली पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है, और मालदीव की प्रगतिशील पार्टी, जमहूरी पार्टी, धीवी रेविंग थुंगे पार्टी, मालदीव लेबर पार्टी, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी, अदालय पार्टी, मालदीव सुधार आंदोलन तथा पीपल्स नेशनल कांग्रेस अन्य दल हैं। सरकार के गठन के समय राजनीतिक स्थिति के आधार पर राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन सामान्य प्रक्रिया है। यद्यपि 2008 के बाद बहुदलीय चुनाव एक अच्छे वादे के साथ मालदीव में शुरू हुआ, लेकिन
मालदीव अभी भी 2008 के संविधान द्वारा संकल्पित लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 2008 का संविधान अमेरिका और यूके के संविधान का मिश्रण है और दक्षिण एशियाई संदर्भ में चारों ओर का अवलोकन अगर हम करें तो राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए मालदीव ने एक संसदीय प्रणाली की बजाय राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार इस प्रवालद्वीप राज्य के लिए अधिक उपयुक्त होगी उसको अपनाया और इसी विचार को जनमत संग्रह के माध्यम से लोगों को अपार समर्थन भी मिला। संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के दो अन्य स्तंभ विशेष रूप से विधायिका को राष्ट्रपति पद पर निरंतर निगाह रखने हेतु नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। हालांकि कार्यात्मक अनुभव के अनुसार ये देखा गया है कि अगर राष्ट्रपति के पास बहुमत ज्यादा है तो सरकार की व्यवस्था सत्तावादी की ओर मुड़ जाती है और ऐसा मालदीव में एक से अधिक बार हुआ है। एक तरह से ये कहें कि फिर मालदीव में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था अप्रभावी है और कलहपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी संवैधानिक सरकार का प्रमुख घटन होती है जो मालदीव में अच्छी व्यवस्था में नहीं है। कार्यपालिका का या विधायिका का लगातार एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप होता रहता है। साथ ही न्यायपालिका व्यक्तिगत और संस्थात्मक दोनों प्रकार से स्वयं को मुखर रखने में विफल रही है। याद रखने योग्य बात यह है कि न्यायपालिका के भीतर भी तनाव है जहां निचली अदालतें उच्च न्यायालय को एक संस्था के रूप में सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं। वित्तीय स्वतंत्रता अभी भी मालदीव की न्यायपालिका के सामने एक प्रमुख मुद्दा है। न्यायाधीशों के कार्यस्थल का वातावरण धमकी और भय से मुक्त नहीं है। दुर्भाग्य से 2008 से पहले दशकों तक जो व्यवस्था बनी रही और सत्तावादी राजनीति संस्कृति कभी-कभी उस व्यवस्था में अपना सिर उठाती है या मुखर होती है। संविधान में निर्धारित राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का स्थानीय प्रशासन प्रणाली में व्यवहार में अनुभव करना अभी मालदीव में बाकी है। ऐसा पर्याप्त कानूनी ढांचे की कमी के कारण है। सबसे महत्वपूर्ण चिंता की बात यह है कि राजनीतिक ढांचे और प्रक्रियाओं को दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जब लोग देश वहां के लोग लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व हैं लेकिन राजनीतिक दल और नेतृत्व में कमी पाई जाती है। विकेंद्रीकरण की को भी मजबूती से जड़ जमाना बाकी है। संविधान में कागज पर विकेंद्रीकरण तो है परंतु अभी उन्होंने 2015 के विकेंद्रीकरण अधिनियम ने उनकी स्वायत्तता को कम किया है और इब्राहिम सोली राष्ट्रपति की निराशा उद्धृत करने योग्य है जब उन्होंने कहा कि द्वीप के परिषदों के पास शक्ति क्या है, परिषदों के पास क्या विकल्प है। जब एक केंद्रीकृत सरकार द्वारा परिषद की शक्तियां छीन ली जाती हैं तो ऐसे में परिषदों की भूमिका अर्थहीन हो जाती है। मुझे मालूम है कि विकेंद्रीकरण की नीतियां इस तरह से कार्य नहीं करती। भौगोलिक रूप से देश बिखरा हुआ है और विकेंद्रीकरण शासन का एक स्वाभाविक तरीका होना चाहिए। मजलिस में बहुमत रखने वाली वर्तमान एमडीपी सरकार स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने का के अवसर का उपयोग कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। 8वें संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण अधिनियम में अनुमोदन के सभी परिषदों को राज्य के एक बजट का निश्चित प्रतिशत और स्वयं परिषदों द्वारा उत्पन्न आय का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करके स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। तारीफ की बात यह है कि नए संशोधन के तहत पार्षदों को 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में सुधार को आगे बढ़ाने के अलावा विकेंद्रित लोकतंत्र को साकार करने के प्रावधानों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले एक दशक से अधिक समय से इस सुन्नी बहुल राज्य में इस्लामिक कट्टरपंथ अपना सिर उठा चुका है। ऐसे में ये सारे सुधार अभी अपनी भूमिका निभाने या कहीं ना कहीं दबे सहमे से पड़े हुए हैं। आईएसआईएसआई और पाकिस्तान के स्थित मदरसों और जिहादी समूहों के आकर्षित होने में मालदीव के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। मालदीव सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के लगभग 200 नागरिकों ने कथित तौर पर सीरिया की यात्रा की और आईएसआईएस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और उस संख्या को दुगना करने के लिए कुछ लोगों द्वारा बाहर निकालने की कोशिश की गई लेकिन उन्हें रोक लिया गया। राजनीतिक अनिश्चितता और सामाजिक आर्थिक मुद्दे सुनामी के बाद प्रमुख कारक थे जिन्होंने प्रवालीय द्वीप इस राज्य में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। परिणामतः देश जो पर्यटन के आकर्षण के केंद्र के रूप में जाना जाता है पिछले एक दशक से लगातार हिंसक हमलों का गवाह रहा है, जिसमें सबसे बड़ा आतंकी हमला 2007 माले के सुल्तान पार्क में और उसके बाद अक्टूबर 2012 में उनकी हत्या भी कर दी गई अफराशीम अली जो संसद सदस्य थे और 2014 में एक स्थानीय अलकायदा से संबद्ध समूह ने पत्रकार अहमद रिलवान अब्दुल्ला को मारने का दावा किया जो इस्लामिक देश में इस्लामिक कट्टरपंथ के आलोचक थे।
दूसरा फरवरी 2020 में हुल मालेदीव पर 3 विदेशी पर्यटकों का हमला किया गया, जिसको में आईएसआईएस ने दावा किया कि मही बांधू दम बंदरगाह से हमले के लिए जिम्मेदार वही था। इस तरह से इस देश में इस्लामिक कट्टरपंथ की आलोचना करने और उसके खिलाफ जवाबी उपायों को रोकने के लिए व्यक्तिगत दबाव बनाने की वजह से उनसे बदला लेने के लिए हमला किया गया था। उनकी नशीद मजलिस के अध्यक्ष के रूप में नशीद के दायरे में आती है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति ने उनकी सिफारिशों पर 17 जिहादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मालदीव के नागरिक समाज में अपना कार्य करने की क्षमता है, लेकिन मौजूदा सुरक्षा संरचनाओं से दबा हुआ है। लगभग एक दशक से वर्तमान संविधान के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता मालदीव को है। न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए और चुनाव आयोग, न्यायिक सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को राजनीतिक चुंगल से मुक्त किया जाना, तभी वो स्वायत्त या स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। अभी मालदीव के विधि निर्माण की प्रक्रिया में भी गंभीर विसंगतियां हैं, जिसे कानूनी प्रणाली को 2008 से पहले कानूनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया गया है। और जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता, वहां पे राजनीतिक ढांचे और प्रक्रियाओं में अलोकतांत्रिकता और अस्थिरता बनी रहेगी। मालदीव का सकारात्मक पहलू ये है कि घरेलू स्थिति के बावजूद मालदीव निरंतर क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। और यह उन देशों में है जो बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और उनकी संपुष्टि की है। ये था हमारा मालदीव और श्रीलंका का राजनीतिक संरचना और सामाजिक संरचना और वहां की व्यवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, भूटान तथा नेपाल, ये 3 देश दक्षिण भाग एशिया के भाग में स्थित हैं तथा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के सदस्य भी हैं। अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ, जबकि भूटान और नेपाल इसके तब से सदस्य हैं, मूल सदस्य हैं, जब ये 1985 में बना। भूटान और नेपाल बेमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन तथा बीबीआईएन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इन क्षेत्रीय समूह के भी सदस्य हैं। क्योंकि अफगानिस्तान एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इन संघों का सदस्य नहीं है। ये तीनों देश भारत की संस्कृति, खान-पान, धर्म, विचार, रीति-रिवाज और परंपराओं से प्रभावित हैं, क्योंकि पिछली कई शताब्दियों से भारत देश के विकास के साथ-साथ बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। नेपाल में हिंदू प्रधानता है, भूटान मुख्यतः बौद्ध तथा अफगानिस्तान जातीय रूप से विविध तत्वों पर विरोधी तत्वों के साथ एक मुस्लिम राष्ट्र है। उनकी राजनीतिक संरचना भी व्यापक रूप से भिन्न है। भूटान लगभग 7 लाख की आबादी के साथ एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। नेपाल एक संप्रभु, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय एवं गणतांत्रिक देश है। वर्तमान में अफगानिस्तान पर सितंबर 2021 की शुरुआत में तालिबान ने नियंत्रण स्थापित किया और वहां उसने मुख्य रूप से तालिबानी और हक्कानी तंत्र के तत्वों को संयुक्त एक कार्यवाहक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिस पर अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ कई सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इन सभी राष्ट्रों के बीच में हम इनकी समानताएं और असमानताओं को भी समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले भूटान और नेपाल के बीच की समानताएं और विभिन्नताएं देखते हैं। इन तीनों देशों के बीच बहुत सी सारी समानता और विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेपाल और भूटान के बीच की समानताओं की बात करें, तो दोनों देश भूमिबद्ध यानी लैंडलॉक्ड एरिया हैं और दोनों देश भारत और चीन के बीच स्थित हैं, दोनों हिमालय में स्थित हैं और कि दोनों ही कभी किसी विदेशी शक्ति के अधिकार में नहीं थे, यानी कभी गुलाम नहीं रहे। दोनों अपने देश में रोजगार और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन पर निर्भर है बहुत हद तक। और दोनों देशों ने भारत के साथ वाणिज्य दूत संबंधी यानी कांसुलर व्यवस्था का समझौता किया है, जिसके द्वारा दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के प्रांत में या एक दूसरे के राष्ट्र में यात्रा कर सकते हैं। अब इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी जो भिन्नता है, उनमें से एक है कि दोनों देशों का सांस्कृतिक रंग एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है। नेपाल भारत के साथ सांस्कृतिक समानताएं साझा करता है, जबकि भूटान में तिब्बती प्रभाव देखा जा सकता है। नेपाल एक तरह से हिंदू आबादी वाला देश है, जिसमें मुस्लिम और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, जबकि भूटान प्रमुख रूप से बौद्ध आबादी वाला देश है, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं। भूटान आज भी एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें देश के राजा ने संसद को अधिक शक्ति और अधिकार प्रदान किए हैं और जब राजा देश का प्रमुख है और कार्य शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को दी गई है। वहीं नेपाल 1990 से 2008 तक एक संवैधानिक राजतंत्र था और 2008 में राजशाही को खत्म करके एक गणतंत्र बन गया है। वहां एक संसदीय लोकतंत्र है। भूटान एक बौद्ध देश है,
जबकि नेपाल ने अपने को 2006 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। परिणामतः धर्मनिरपेक्ष देश फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ नेपाल का निर्माण हुआ है। भूमि, क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में नेपाल भूटान से बहुत बड़ा देश है। व्यवहारिक रूप से शक्ति से लागू करने योग्य कोई पर्यावरण नीति नहीं है, जबकि भूटान में अत्यधिक विकसित और कर्तव्यनिष्ठ पर्यावरण नीति है, जिसका नियंत्रण यात्राओं पर पर्यटकों द्वारा भी कड़ाई से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूटान केवल उच्च श्रेणी के पर्यटकों को ही अपने देश में आने की अनुमति देता है और बैकपैकिंग संस्कृति यानी पिट्ठू संस्कृति, जो एक तरह से उत्तर आधुनिक घटना है, जिसमें कई सारे विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें उच्च गतिशीलता, दृश्य और अप्रत्याशित सामाजिक संबंधों का मूल्यांकन भी निहित है, को बढ़ावा नहीं देता, जिसको नेपाल में 70 और 80 के दशक में उपयोग लाया जाता था। भूटान की अपनी पर्यावरण नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक क्षेत्रों को, प्राकृतिक दृश्यों को यथासंभव जितना हो सके प्रकृति के करीब संरक्षित और अनुरक्षित किया जाए। यहाँ तक कि भूटान ने यह भी घोषित किया हुआ है कि देश का कम से कम 65% भूभाग एक हर समय प्राकृतिक वन या घास का मैदान होना चाहिए। भूटान में सिर्फ शाही सरकार की विशेष अनुमति के साथ ही वनों की कटाई की जा सकती है। अब अफगानिस्तान और नेपाल के बीच की समानताएं और भिन्नताएं देखें। दोनों ही पर्वतीय देश हैं जो क्रमशः हिमालय के पश्चिम और पूर्वी पर्वतमाला पर स्थित हैं। नेपाल की ओर से हिमालय ने अभी तक भारत और तिब्बत के बीच एक अवरोध का कार्य किया है, किंतु पश्चिम की तरफ से यूनान या पश्चिमी एशिया से आने वाले आक्रमणकारी यानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने हिंदू कुश के पर्वतों को पार कर भारत पर आक्रमण किया। बाबर आक्रमण किया। अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से अपने देश में शांति और स्थिरता के कारण उन संसाधनों का लाभ अब नहीं ले पाया है अफगानिस्तान। तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान उस क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति पैदा हुई है। मानव विकास सूचकांकों में भी अफगानिस्तान की तुलना नेपाल और भूटान से बेहतर है, लेकिन ये सभी सबसे कम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं और जीडीपी, बेरोजगारी स्तर, गरीबी रेखा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इनमें देखी जाती हैं। ये तीनों देश अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल भूमिबद्ध सबसे कम विकसित देश हैं। अब अफगानिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में देखें तो अफगानिस्तान भौगोलिक रूप से एशिया के दोराहे पर स्थित है। इसे अक्सर एशिया का दिल या हृदय भी कहा जाता है। फ्रांस से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन म्यांमार से छोटा है। लगभग 6,52,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अफगानिस्तान भूमि पर अपने सबसे लंबी सीमा रेखा डुरंड रेखा पूर्व से दक्षिण में पाकिस्तान के साथ साझा करता है। पूर्व तजाकिस्तान की सीमा के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और उत्तर में उज्बेकिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ। अफगानिस्तान अपना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इसलिए भारत न्यायसंगत रूप से अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करने का दावा करता है। इसके अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी हैं, पठार और नदियों की कुछ असामान्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सुदूर उत्तर पूर्व में पामीर पर्वत, काराकोरम पर्वत से होते हुए तिब्बत तक अफगानिस्तान फैला हुआ है। अधिकांश इसके उच्च स्थान पूर्व में हैं। उपजाऊ पर्वत और घाटियां भी शामिल हैं, जिसे विश्व की छत का हिस्सा माना जाता है। इसके बावजूद भी बहुत सारी नदियां और जलाशय होने के बावजूद भी देश का एक बहुत बड़ा भाग सूखा है। अमू दरिया हिंदुकुश के उत्तर में शुरू होता है और हिंदुकुश के दक्षिण पश्चिम में नई धाराएं बहती हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे हेलमंद नदी। सर्दियों में अफगानिस्तान में हिंदुकुश पामीर के प्रमुख पहाड़ों पर भारी हिमपात होता है और बसंत में ये पिघलकर झीलों, नदियों, धाराओं में मिलती हैं। हालांकि देश का 2/3 जल पड़ोसी देश ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की ओर चला जाता है और अपनी सिंचाई को पुनः स्थापित करने के लिए $2 बिलियन से भी अधिक सहायता की आवश्यकता अफगानिस्तान को होगी। अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा शब्द प्रयोग किया जाता है, ग्रेट गेम यानी बड़ा खेल, जो ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच प्रतिद्वंद का वर्णन करने के लिए किया गया था। अब अफगानिस्तान के लिए किया जाता है। ब्रिटेन ने भारत, तुर्कमेनिस्तान यानी जो अब काजाकिस्तान का दक्षिणी हिस्सा है और पर्शिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने की कोशिश की। परिणामतः दक्षिण मध्य एशिया में दोनों शक्तियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ
और ग्रेट गेम 83 में 1830 में शुरू हुआ, जो 19 सेंचुरी तक चला। मध्य एशिया में रूस की प्रगति के बारे में ब्रिटिश चिंतित थे, और इन सभी को आक्रमण से बचाने के लिए इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया। फलतः पहला एंग्लो अफगान वॉर या युद्ध 1838 से 1842, फिर दूसरा 1878 से 1880 तक चला। तीसरा युद्ध 1991 में शुरू हुआ, जो 1 महीने तक चला। 1919 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ग्रेट ब्रिटेन का अफगानिस्तान के विदेशी मामलों पर नियंत्रण अब नहीं है। वर्तमान में अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण चौराहे पर है, जहां पूरे इतिहास में अन्य सभ्यताओं का प्रभुत्व देखा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। 1973 में मोहम्मद दाऊद ने एक सैन्य तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान की अध्यक्षता ग्रहण की। उसने राजतंत्र को समाप्त कर तत्कालीन शासक राजा जहीर शाह को देश से निकाल दिया। 74 से 78 के बीच में इस्लामिक और कम्युनिस्ट गुटों के बीच में एक अंश में दाऊद का विद्रोह बढ़ गया, और 78 में दाऊद की हत्या कर दी गई, और उसकी जगह नूर मोहम्मद तारकी, हाफिजुल्लाह अमीन के नेतृत्व में एक सैनिक शासन जुंटा ने अपना स्थान ले लिया। 79 में सोवियत सैनिकों ने मित्रवत सरकार स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में सैकड़ों हजारों अफगान मारे गए। वर्ष 86 में मोहम्मद नजीबुल्लाह ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया, और 88 में जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें सोवियत सैनिकों की वापसी की योजना रूपरेखा तैयार हुई। फरवरी 89 में सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से हट गए, लेकिन 89 से अप्रैल 92 तक सरकार और विपक्षी शक्तियों के बीच संघर्ष बढ़ गया। अप्रैल 92 में राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र की योजना के तहत 4 सदस्यीय परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, और 92 के अंत में प्रोफेसर सिबाहुल्लाह मुजाहिदी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। मुजाहिदीन एक टूटता हुआ समूह था, जो पहले से ही सेनापति के रूप में अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर लड़ रहा था, जिससे राष्ट्रपति रब्बानी के साथ मिलकर एक बड़े इस्लामिक राज्य का गठन किया। 95 में नवगठित इस्लामिक मिलिशिया तालिबान शांति के वादों पर सत्ता में आया। वर्षों के सूखी आकार युद्ध से थके हुए अधिकांश अफगानों ने पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए तालिबान को मंजूरी दे दी, और तालिबान ने अफीम के व्यापार और उसकी खेती को गैर कानूनी करार दे दिया। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर नाकेबंदी कर दी, उनके लिए पर्दा प्रथा जरूरी कर दिया, बाहर जाने की अनुमति बंद कर दी। यानी धीरे धीरे तालिबान और कट्टरवादी होता गया। तालिबान ने 97 में नजीबुल्लाह की हत्या कर दी, और मसूद के उत्तरी गठबंधन के तहत उत्तर में जातीय समूह और दक्षिण में हामिद करजई द्वारा सहायता प्राप्त समूह ने देश को नियंत्रण में लेने के लिए तालिबान से लड़ाई जारी रखी। 2000 तक ओसामा बिन लादेन को एक अंतर्राष्ट्रीय जब आतंकवादी माना जाने लगा, तो ये माना जाता है कि अफगानिस्तान में वो छिपा हुआ था, और बहुत सारे लोगों को आतंकवादी परीक्षण शिविरों में तैयार कर रहा था। अमेरिका ने मांग की कि बिन लादेन पर आतंकवादी गतिविधियों के तहत मुकदमा चलाया जाए, लेकिन और उसको प्रत्यार्पित किया जाए, पर तालिबान ने मना कर दिया। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की अनदेखी करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान में बौद्ध मूर्तियों को नष्ट करने की धमकी देते हुए ये कहा कि ये इस्लाम का अपमान है। सितंबर 2021 तक 4 वाणिज्यिक हवाई जहाजों का अपहरण करके न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स में, वाशिंगटन डीसी के बाहर पेंटागन और पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त कर हजारों लोगों की हत्या कर दी। कुछ दिनों बाद अमेरिकी अधिकारियों ने लादेन, जो सऊदी अरब से निर्वासित था, माना जाता है कि अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, इस हमले का मुख्य संदिग्ध है, उसको मांगा। अगर हम आतंक पर वैश्विक युद्ध की बात करें, जिसका प्रयोग 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के जवाब के रूप में किया गया, तो अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक आतंकवाद विरोध अभियान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2001 के पहले अमेरिका आतंकवाद को बहुत गंभीरता से लेता भी नहीं था। लगभग ये सभी असीमित दायरे बहुआयामी अभियान थे, जिसकी आयाम में अफगानिस्तान और इराक और प्रमुख युद्ध, अमन और अन्य जगहों पर आवृत्त अभियान, सहकारी व्यवस्थाओं के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता क्रम और सैन्य खर्च में बड़ी वृद्धि शामिल थे। हालांकि लगातार प्रयास और लगातार संगठनों के गठबंधन के निर्माण के रख रखाव में मध्य पूर्व में अमेरिकी विरोधवाद के प्रतिकार के लिए एक व्यापक कूटनीतिक अभियान चलाया गया, और जिसमें खुफिया परिमापों और संस्थागत पुनर्गठन और अमेरिका का खुफिया संग्रह क्षमताओं के वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि, आतंकवादी संदिग्धों को पकड़ने का वैश्विक कार्यक्रम, ये सभी चीजें आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखना, अवरोधन सम्मिलित था।
आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध के घरेलू परिमापों में नए आतंकवादी विरोध कानून जैसे यूएसए पैट्रियट एक्ट, नए सुरक्षा संस्थान जैसे होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सम्मिलित थे। शुरुआत में मिलने वाली सफलताओं से विश्व स्तर पर सैकड़ों संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई और आतंकवादी आक्रमणों की रोकथाम, तालिबान शासन का तख्तापलट, ये सारी चीजें आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को बंद करना, अल-कायदा के वरिष्ठ सदस्यों का पकड़ा जाना या उनका सफाया, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़े हुए स्तर का योगदान था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अमेरिका के आतंकवादी विरोधी अभियान की विफलताएं उसकी सफलताओं पर भारी पड़ गई और अफगानिस्तान में युद्ध ने अल-कायदा के संजाल नेटवर्क को प्रभावशाली रूप से बिखेर दिया था, जिसका प्रतिकार करना अल-कायदा के लिए और भी कठिन हो गया था। अन्य आलोचकों का यह भी आरोप है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अमेरिका के विराट भू राजनीतिक एजेंडे का एक स्मोक स्क्रीन या धुएं का पर्दा था, जिसमें वैश्विक तेल भंडार का नियंत्रण, रक्षा मामले में खर्च में वृद्धि और देश की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उपस्थिति का विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न शक्ति सामरिक चुनौतियों का मुकाबला करना सम्मिलित है। 2004 में बुश के अमेरिकी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के समय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की कमियां स्पष्ट होने लगी थी। 2008 में जब राष्ट्रपति ओबामा चुने गए, तो अमेरिका की इस नीति को पर्दा हटाने के लिए सबसे पहले अफगानिस्तान में सशस्त्र कर्मियों में अर्थपूर्ण वृद्धि का सहारा लिया गया और बाद में घोषणा की गई कि 2014 से पहले अफगानिस्तान से वो पूरी तरह हट जाएंगे। ट्रंप ने अफगान रंगमंच कार्यविधि में सैनिकों की संख्या में कुछ वृद्धि की, किंतु जल्द ही उन्हें युद्ध जारी रखने की निरर्थकता का एहसास हुआ। परिणामतः 2018 के अंत तक उन्होंने हट जाने का फैसला लिया। अगर नए घटनाक्रम पर बात करें तो 29 फरवरी 2020 को अमेरिकी सरकार और तालिबान के बीच दोहा समझौता हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया है। तालिबान ने वचन दिया कि सत्ता में आने के बाद ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हजारा शियाओं जैसे अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के साथ एक समावेशी सरकार स्थापित करेंगे, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करेंगे, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। तालिबान अपने किसी भी वादे को पूरा करने में लेकिन विफल हो रहा है। बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और सभी सम्मेलनों में यही मांग दोहराई गई है कि भोजन और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की कमी एक बड़ा मानवीय संकट है। कई देशों ने तत्काल मदद की भी पेशकश की। भारत ने 50,000 टन गेहूं की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को इसको सीधा पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। फलतः भारत द्वारा हवाई मार्ग से भी आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई गई है। कुल मिला के अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान का शासन है और वहाँ अस्थिरता आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर पर बनी हुई है। आतंकवाद को पोषण मिल रहा है। इस्लामिक कट्टरता के नाम पर हर तरह के बंधन लगाए जा रहे हैं। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान के भूगोल को देखा जाए तो हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है, जो उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम और दक्षिण में भारतीय राज्य असम तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। ओके, अभी तो टाइम है। अच्छा, भूटान के अगर इन सारे इलाकों में भूटान का जो नवीन इतिहास है, उसमें ये है कि 74 में खुद ही भूटान ने युद्ध किया और सिनाचुला की संधि पर हस्ताक्षर किए। राजनीतिक सुधार और आधुनिकीकरण भूटान की राजनीतिक व्यवस्था का एक पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गई है। वहाँ पे पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक की बात की जाती है। 12 में भूटान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कल्याण और खुशी को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए आर्थिक प्रतिमान को स्थापित किया। वहाँ पे जीएनएच के 4 स्तंभ है: सतत और निष्पक्ष सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सुशासन। भूटान में चुनाव द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए वहाँ पर चुनाव होता है। इस समय 71.5% के साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री लेटो त्शेरिंग प्रधानमंत्री बने हुए हैं। डीएनटी की इस जीत में 2018 में बदलाव के लिए मतदान किया। कुल मिलाकर भूटान अपने छोटे से राष्ट्र के रूप में सुखी और समृद्ध है। नेपाल की भूगोल की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अगर हम समसामयिक इतिहास नेपाल का देखें तो 1940 के दशक में नेपाल लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के लिए चल रहा था। वहां पे संवैधानिक राजतंत्र खत्म करके गणतंत्र स्थापित हो गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया है और
2008 को इसे संघीय गणराज्य भी घोषित किया गया। एकमात्र हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित राष्ट्र को समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है। अगर वर्तमान के घटनाक्रम में बात करें तो 2017 के चुनाव में नेपाली संविधान के आधार पर जो हुए, उसमें केपी शर्मा ओली को यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिला, लेकिन उनकी सरकार आरंभ से ही माओवादी नेता दहल के प्रचंड के नाम से जानी जाती है, सत्ता संघर्ष के कारण अनिश्चितताओं से ग्रस्त हो गए। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक फैसले के रूप में केपी शर्मा को 21 मई को प्रतिनिधि सभा भंग करने के फैसले को उलट दिया और धीरे-धीरे अब इस फैसले में राजनीतिक अस्थिरता को आ गया है। भारत नेपाल के घटनाक्रम पर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक बयान देने से खुद को रोकता है। और अगर हम बात करें तो नेपाल के मामले में भारत ने अपना तटस्थ रुख रख रखा है। स्कूलों के अस्पतालों निर्माण में नेपाली सेना को कोविड-19 की दवाएं देना, ये सारी चीजें भारत अपने पड़ोसियों के साथ किया, लेकिन एक पड़ोसी और मित्र के रूप में भारत नेपाल और उन लोगों की प्रगति, शांति और स्थिरता विकास की यात्रा में उनकी दृढ़ता से समर्थन करता है। कुल मिलाकर भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, ये तीनों साउथ एशिया कंट्रीज के महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं और तीनों जगह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं अस्थिरता के साथ-साथ अपने को स्थापित करने में लगी हुई हैं। बार-बार संविधान में परिवर्तन होते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र को चलाने की ज़रूरत महसूस की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने को स्थापित करना इन राष्ट्रों की एक चुनौती है, लेकिन चूंकि ये छोटे राष्ट्र हैं और भारत और चीन जैसे बड़े राष्ट्र इनके आसपास हैं, फलतः उनसे समर्थन और उनके संरक्षण में ही अपने को बढ़ाते हैं। भारत हमेशा एक बड़े मित्र के रूप में अपनी भूमिका और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका से कभी पीछे नहीं हटा है। इन राष्ट्रों के साथ सदा खड़ा रहा है। हाँ, इनके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई भी दिशा नहीं मिलता। धन्यवाद।